नमस्कार। 10 और 11 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इस रैपिड फायर एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को एकदम धारदार और अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के टॉपिक्स पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 और 11 मई 2026 को ऐसे कौन से नेशनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुए जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। अहम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स तक हम सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कवर करेंगे। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे नेशनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिर बात करेंगे हेल्थ केयर और टेक इनोवेशंस की, इसके बाद बैंकिंग एंड रेगुलेटरी अपडेट्स, फिर नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। ये कैटेगरी वाइज अप्रोच आपको सारे फैक्ट्स आसानी से याद रखने में काफी मदद करेगी। तो चलिए अपने पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जरा सोचिए, पूरे 11 साल, जी हां, 9 मई 2026 को भारत सरकार की 3 फ्लैगशिप जन सुरक्षा योजनाओं ने सफलतापूर्वक अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं को लॉन्च किया था। सच में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब जरा इन आंकड़ों की बात करते हैं। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, जिसमें हर दिन 2 रुपए से भी कम के प्रीमियम पर लाइफ कवर मिलता है, इसमें 27.43 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो महीने के 2 रुपए से भी कम में एक्सीडेंटल कवर देती है। इसने तो 58.09 करोड़ का मैसिव आंकड़ा छू लिया है। और हाँ, अटल पेंशन योजना, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 9.04 करोड़ वर्कर्स को सिक्योरिटी दे रही है। ये नंबर्स इन योजनाओं की असली सक्सेस दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा एविएशन सेक्टर की उड़ान भरते हैं। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में ILFS 2.0 का इनॉग्रेशन किया और यहां एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया है कि 2035 तक इंडिया 2250 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट बन जाएगा। और एक और एक्साइटिंग न्यूज़, बहुत जल्द हमें लक्षद्वीप में सीप्लेन ऑपरेशंस भी देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन की बात हो और फिनिक्स जियोसेल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। CSIR, CRRI और BPCL ने मिलकर ये कमाल किया है। ये इंडिया का पहला ऐसा टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल है जो पूरी तरह से मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट से बना है। इसका जो हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो सड़कों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और ढलानों को प्रोटेक्ट करता है। इसे DND फरीदाबाद KMP एक्सप्रेसवे पर सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया गया है। ये सही मायनों में एक गेम चेंजर है। सड़कों से अब सीधे स्पेस का रुख करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने पहली बार नई दिल्ली में स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड्स की 35वीं पूर्ण बैठक या प्लेनरी मीटिंग होस्ट की है। इसमें दुनिया भर के 13 देशों से 131 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ISRO और IN स्पेस के जरिए ग्लोबल स्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, हेल्थ केयर एंड टेक इनोवेशंस। हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ बहुत ही शानदार इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैटरनल ट्रैकिंग के लिए जननी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके फीचर्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। इसमें QR कोड वाले MCH कार्ड्स हैं, डिजिटल लेबर रूम सिस्टम्स हैं और इसे वैक्सीनेशन डेटा यानी यूविन और AB अकाउंट्स के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए ESIC हॉस्पिटल्स में फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स की भी शुरुआत की है। इसी के साथ रिसर्च और डिप्लोमेसी के फील्ड में 2 बहुत ही क्रूशियल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। पहला, इंडिया AI और ICMR के बीच, जो मिडास फ्रेमवर्क और AI कोच प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर में सेफ और एथिकल AI को बढ़ावा देगा। और दूसरा MOU साइन हुआ है CSIR, NICPR और RIS के बीच। इसका मेन फोकस ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिप्लोमेसी को और मजबूत करना है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, बैंकिंग एंड रेगुलेटरी अपडेट्स। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। रेगुलेटरी फ्रंट पर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ सख्त दंडात्मक कार्रवाइयां की हैं। RBI ने येस बैंक पर 33.60 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है।
रीजन, वो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा जारी किए गए आइडेंटिफायर्स का सही से इस्तेमाल करने में फेल रहे। वहीं दूसरी ओर हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पर भी 1.80 लाख रुपए का फाइन लगा है, क्योंकि उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी एक्ट के तहत कुछ गवर्नेंस रूल्स का पालन नहीं किया था। टैक्सेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नई दिल्ली की जीएसटी प्रिंसिपल बेंच को नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के रूप में काम करने की पावर दे दी है। आसान भाषा में कहें तो अब सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 101B के तहत एडवांस रूलिंग को लेकर राज्यों के बीच जो भी विवाद होंगे उन्हें यही बेंच सुलझाएगी। अब आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर, नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स। डिफेंस सेक्टर में मई 2026 के आखिर में 2 मेजर लीडरशिप चेंजेस होने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हमारे देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने जा रहे हैं। वो अनिल चौहान जी की जगह लेंगे। और दूसरी तरफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का 27वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी सीएनएस अपॉइंट किया गया है। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का स्थान लेंगे। एग्जाम के लिए दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखें तो बुल्गारिया में पिछले 5 सालों में हुए 8वें इलेक्शन के बाद फाइनली रूमेन रादेव को प्रधानमंत्री के तौर पर अप्रूवल मिल गया है। वहीं कोस्टारिका में भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है, जहां राइट विंग लीडर लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेल्गाडो ने 2026-2030 के टर्म के लिए देश की 85वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया गया। आपको पता ही होगा, ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पैनोस एंग्लिजोज ने 1994 में इस दिन की शुरुआत की थी और इस बार 2026 की जो थीम है वो काफी मार्मिक है, हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। ये थीम हमें इस बीमारी के प्रति और ज्यादा अवेयर होने पर जोर देती है। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में 8 और 9 मई को टाइम ऑफ रिमेंबरेंस फॉर WWV विक्टिम्स के तौर पर भी याद किया जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। फिर सालों बाद 2004 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद 2005 में पहली बार ये स्मरण दिवस मनाया गया। और अब 2026 में हम इस ऐतिहासिक घटना की 81th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में से आपको क्या लगता है, कौन सा फैक्टर 2026 में हमारी नेशनल प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा शेप करेगा? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखने में मदद करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखिए।